इलेक्शंस हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारे साथ सजाद मीर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज बरसी मुल्क भर में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। उनकी स्ट्रगल जो उन्होंने कायदे आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने में की, उसको कैसे देखते हैं? असल में वो तो स्ट्रगल अब हमारी तारीख का हिस्सा है। कायदे आज़म ने कहा था अपनी बहन के बारे में, फातिमा के बारे में, कि मेरे लिए ये मतलब वो तो एक ऐसा बात है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और जमहूरियत को असर नौ जिंदा करने के लिए जो काम मादरे मिल्लत ने किया है वो शायद कोई अनथिंकेबल है। 64 के इलेक्शन में मार्चला मुल्क में लग चुका था। अयूब खान ने गोया ऐलान किया इस बात का कि मुल्क में इलेक्शन कराए जाएंगे, सदारती इलेक्शन, एक खास निज़ाम, बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम दिया ताकि वो इलेक्शन 40,000 बंदे इधर सेलेक्ट होने थे, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से। फिर उन बुनियादी जमहूरियतों के नुमाइंदों ने सदर का इंतखाब करना था, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था उसने, और बड़े बड़े अदीब इस मुल्क के, मुझे नाम भी याद आ रहे हैं, वो इनकी हिमायत में लिखा करते थे। एन उस जमाने में बड़े पॉपुलर था अयूब खान एक लिहाज से। बड़े बड़े अदीब दानश्वर जो थे उनके हक में नारा लगाया करते थे, लेकिन डेमोक्रेट कहते थे कि चुनांचे सारी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इकट्ठी हुई। उन्होंने महसूस किया कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे और चौधरी मोहम्मद अली थे और ख्वाजा नसरुल्लाह खान थे और मौलाना मौदूदी थे, लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कोई शख्स अगर मुकाबला कर सकता है एक आमर मुतलक का, एक फौजी डिक्टेटर का, तो वो सिर्फ और सिर्फ मादरे मिल्लत हो सकती है। उसका बनाया जाए, उनको बनाया गया और वो इलेक्शन में आई जी। इलेक्शन हारी, वो इलेक्शन हराई गई, पॉसिबल नहीं था। उसमें वो लोग रिकॉर्ड पर हैं जिन्होंने उनके लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। सभी लोग, चाहे आप भुट्टो का नाम लें, चाहे किसी का नाम लें, वो सब अयूब खान के साथ थे। वो गद्दारी तक का तो इल्जाम लगा दिया उन पर, और क्या लगाना था। मैं उस वक्त तालिब इल्म था, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल का तालिब इल्म था, और मुजीब शामी हमारे सदर थे। आज उन्होंने तज़किरा किया इसलिए मैं भी उसको रिपीट करता हूँ। तो हम लोगों ने एक तंजीम बनाई, मादरे मिल्लत कमेटी। अच्छा। मुझे इन्होंने उसका सदर बना दिया, और हम सब लोग जो थे, हम 3, 4, 5 लोग जो थे, कोई गाड़ियां किराए पे लेते थे, चंदा मांगते थे, गाड़ी का किराया किसी से लेना, अच्छा। किसी को पेट्रोल का लेना, और निकल जाते थे गाँव गाँव जाके हम वो लोगों को मोटिवेट करते थे। वहाँ के काउंसलर को बुलाते थे, लोगों को कहते थे इसको समझाओ कि इससे अयूब खान को वोट नहीं देना है बल्कि मादरे मिल्लत को वोट देना है। मैं भी, मुझे याद है कि मादरे मिल्लत की मुनज़्ज़म बड़ी हबीब जालिम ने जो लिखी थी बड़ी पॉपुलर होती थी कि बच्चों पे चली गोली, मां देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े क्यों रोए मेरे होते। उसने कहा नादानो अंग्रेज के दरबानो, क्यों चंद लुटेरों की फिरते हो लिए टोली, बच्चों पे चली गोली, मां देख के ये बोली। एक फजा बनती थी, और लोगों ने जदोजहद की, और जब वो हार गए तो फिर ठीक है, हार गए। तुमने फसीले कसर के रखना में बर्तनी, हम बेकसों की हड्डियां, लेकिन ये जान लो ए वारसाने तुर्राए तरफे कुलाहिक है, सहले जमा के एक थपेड़े की देर है। और वो थपेड़ा के 3 साल के अंदर अंदर अयूब खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। अयूब खान में बहुत खूबियां भी थी और होंगी, लेकिन इससे बड़ी खराबी और क्या हो सकती है कि वो एक फौजी आमर था, डिक्टेटर था, और उसने जमहूरियत की बसात उलट के इस मुल्क में आया था। मादरे मिल्लत ने उसको जिंदा किया, दोबारा उस जमहूरियत की जद्दोजहद को जिंदा किया, पार्लिमानी निज़ाम के लिए, पार्लिमानी निज़ाम की बहाली के लिए, और इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम लाने के लिए जिसमें गोया बेसिकली जमहूरियत लाने के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की वो याद रखी जाएगी। उस पर बड़े वाक़यात हैं, बड़े किस्से हैं, बड़ी कहानी है। हम ऑपोजिशन के लीडरों से मिलते थे, शौकत आज़ाद आते थे, उनसे पूछते थे। तालिब इल्म के तौर पर एक मोटिवेशन जो तलबा में उस ज़माने में थी, शायद इसलिए कि यूनियन जिंदा थी या क्या था, यानी उस ज़माने में यूनियन थी कि नहीं थी मुझे, लेकिन ये है कि उस ज़माने में एक तरह का तालिब इल्मों में एक ऐसा जज्बा था जो तामीरी था। ये नहीं था कि आपने लाठी लेके मुल्क में एक फसाद डालना या कुछ करना है। और इस पूरे, जब मुझे याद है जब मादरे मिल्लत साहिवाल आई मंडगुमरी के स्टेशन पे,
उस वक्त मंडकोरी साहिवाल बन चुका था नया नया, तो स्टेशन पे आई, मजमा था, कोई मजमा था, देखने के काबिल था मजमा। वो जहां जाती थी एक तरह से लोग आ जाते थे, इशारा करती थी उंगली का, लोग खामोश हो जाते थे जी। इसलिए खामोश हो जाते थे कि इतना एहतराम था उनका लोगों की नजरों में, और वो उनका सबको मालूम था कि वो तो हाईएस्ट चीज पे पहुंची हुई है। कायदे आज़म के बाद अगर किसी की रिस्पेक्ट होती थी इस मुल्क में तो लियाकत अली खान से भी ज्यादा मादरे मिल्लत की होती थी। ऐसी सूरत में उनका जो उस वक्त ये सारा नक्शा था, ये सारी सूरत हाल थी, लोगों के दिलों में उसका एहतराम भी था। पाकिस्तान बनने से पहले भी उनकी स्ट्रगल जो है वो कमाल की थी। कसरे फातिमा में जब हम देखते थे उनके रहने की जगह, वो जब ये हमारे बड़े बड़े लीडर जिनके नाम है, ये जब उनसे मिलते थे तो एक सहमे हुए होते थे, यानी हिम्मत नहीं पड़ती थी कुछ बात करने की। किस्सा है, वो पूरा नहीं सुनाता, कि वो मिलने गए, नवाजुल्लाह भी थे, सभी लोग थे, ममदुल थे, और जाके वहां बैठे, मादे मिलत आई, बात की, पंखा बंद था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पंखा चला ले जी। और फिर वो तब से जो बाकी बाद में की है वो तो खैर दूसरी बात है, लेकिन ये है कि इस पूरे कहानी से ये मालूम होता है कि मादरे मिल्लत जो थी उनका एहतराम इस कदर था कि लोग न सिर्फ एहतराम करते थे बल्कि उनके एहतराम में चुप भी करते थे, खामोश भी रहते थे, जी, और जी। कोई बात उनकी नजरों से नहीं जाती थी। जी जी सर, इसी पर बात करने के लिए हमें मुमताज कालम नवीस, तजिया कार और दानिश्वर रऊफ ताहिर ने ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रऊफ ताहिर साहब। जी उस्ताद मोहतरम, वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जनाब, ठीक है, खैरियत से हैं? आपसे बात हो गई, खैरियत हो गई सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम बात मादरे मिल्लत की कर रहे हैं कि जमहूरियत इस मुल्क में कैसे आई। सिर्फ आप मादरे मिल्लत के रेफरेंस से अगर सोचना शुरू कर दें, और फिर उसके बाद एक लंबी स्ट्रगल, एक नहीं कई स्ट्रगल्स की आपने भी की, मैदान में, अमली मैदान में भी की, क्या इस जमहूरियत की पूरी कहानी को कैसे देखेंगे मादरे मिल्लत के तनाजुर में? सर देखिए, मादरे मिल्लत जो है उन्होंने वक्त के बदतरीन डिक्टेटर को चैलेंज किया सर, और सच्ची बात यह है कि अगर 2 जनवरी 1965 को होने वाला इलेक्शन जो है वो फेयर हो जाता, अवाम के वोट पे डाका न डाला जाता, तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक होते सर। नवाब रसूलुल्लाह खान साहब मादरे मिल्लत की इलेक्शन कैंपेन में मुसलसल उनके साथ रहे जी। जब वो ईस्ट पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन का मीर साहब जिक्र करते थे, शाम की, जिसे वो शाम गरीबा कहा करते थे, 32 निकल्स रोड जहां वो रहते थे उसको, तो यकीन करें नवाब रसूलुल्लाह खान जैसा मजबूत आसाब का आदमी जो है, मीर साहब उनकी पलकें भी भीग जाती थी। वो कहते थे कि ऐसा इस्तकबाल था मादरे मिल्लत का ईस्ट पाकिस्तान में सर, वो अगर कश्ती में और बहरी जहाज में सफर कर रही है समंदर में, तो लोग साहिल समंदर पर दौड़े चले जा रहे हैं रात को। वो अगर ट्रेन में सफर कर रही है तो जगह जगह लोग जंजीर रोक के ट्रेन रोक लेते और कहते हैं कि अम्मा बाहर आए और हमसे आके गुफ्तगू फरमाएं। मेरे एक दोस्त है जद्दे में, नहीं बाजेदपुरी साहब, वो मेमन सिंह में होते थे और उस वक्त जवान थे, जाहिर है लड़कपन होगा उनका। वो जद्दे में एक दफा बता रहे थे कि वो उस इस्तकबाल में मौजूद थे जो मोहतरमा फातिमा जहाँ के लिए मेमन सिंह के रेलवे स्टेशन पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, बड़ी तादाद में बंगाली थे सर। और आपको मालूम है कि हमने ये स्टेशनों पे देखते हैं, बड़े स्टेशनों पे कि जहाँ 5-5, 6-6, 7-7 लाइनें चल रही होती है, तो उनके ऊपर एक लकड़ी का ब्रिज होता है सर। तो वो बताते थे कि उस ब्रिज पे लोग ही लोग हैं, बरामदों पे लोग ही लोग हैं, छतों पे लोग ही लोग हैं। तो लोगों के उस हजूम की वजह से वो ब्रिज गिर गया और लोग नीचे गिर गए। उनमें सर एक 10-12 साल का बच्चा भी था, उसका बाप भी था, और बाप जो है वो अपने बच्चे को, जो तकरीबन नहीं बेहोश था, उसके गाल थपथपा रहा और कह रहा है आंखें खोलो, अम्मा को देखो, अम्मा को देखो। मीर साहब ये कैफियत थी ईस्ट पाकिस्तान में सर, लेकिन बदबख्तों ने, बदध्यांतों ने मादरे मिल्लत के साथ ज्यादती नहीं की सर, जमहूरियत के साथ ही ज्यादती नहीं की, उन्होंने इस मुल्क की सलामती के साथ ज्यादती की। और यही वजह है कि सिर्फ 6 साल के बाद ईस्ट पाकिस्तान जो था वो आखिरी मौका था मुल्क को एक रखने का। अगर हम 7 दिसंबर
70 का मैंडेट तस्लीम कर लेते तो मुल्क एक रहता। अगर हम मादरे मिल्लत को इलेक्शन में धांधली के जरिए ना हराते, उस दौर के ताले आज़मा और उनके एजेंट जो थे वो भी मुल्क को एक रखने का एक जरिया था। मादरे मिल्लत ने तहरीक पाकिस्तान में उस तरह तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो जिस तरह अपने भाई का दस्तों बाजू बनी, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा और उन्हें पैराना साली में बीमारी के बावजूद इस काबिल बनाए रखा कि वो तहरीक पाकिस्तान के फैसला कुल माहो साल में अपनी पूरी तवानाई के साथ जो जद्दोजहद करते रहे। वहां क़याम पाकिस्तान के बाद और खसूसन डिक्टेटर अयूब खान के खिलाफ उन्होंने जो जद्दोजहद की, उससे जमहूरी ताकतों को एक नया हौसला मिला, एक नया अज़म मिला। और डिक्टेटर जो था, सच्ची बात है कि उसकी कुर्सी के पाए हिल गए, लेकिन सर इसका क्या इलाज कि हमारे यहाँ इक्तदार की हवस में लोग मुल्क की सलामती से खेलने से भी बाज नहीं आते हैं। कराची और ढाका दो मीर साहब ऐसे शहर थे। कराची का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं सर कि आप अगरचे अमृतसरी कश्मीरी है, फिर साहिबाल में तालीम हासिल की, लाहौर में आके जनाब आपने अपनी सहाफत के और अदब के झंडे गाड़े और फिर बरसों आप कराची में रहे, इसलिए कराची आपका शहर है सर। शुक्रगुजार है कि आप लाहौर लौट आए 10-15 साल पहले। सर कराची एक शहर था और ढाका एक ऐसा शहर था कि जहां डिक्टेटर और उसके एजेंट बदतरीन धांधली के बावजूद माज़े मिल्लत को इलेक्शन में शिकस्त ना दे सके, और उसका बदला फिर डिक्टेटर के बेटे गौहर अयूब ने जो सो कार्ड फतह का जुलूस निकाला और उसमें कराची के लोगों पे जो गोली चलाई, वो उस शिकस्त का बदला, वो कराची में डिक्टेटर की शिकस्त का बदला लेने की कोशिश थी। और कराची में जो लिसानी एक तरह की दूरी पैदा हुई लोगों के दरमियान, वो उसी वक्त पैदा हुई जब गौहर अयूब जो था अपने बंदों को लेकर आया था और उसने पटेल पारे से एक हमले का आगाज किया था। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बहादुर पठान कश्मकश जो थी सर, उर्दू स्पीकिंग की और पश्तो स्पीकिंग की कश्मकश का आगाज जो था वो वही वाकया था जब उसके बीज बोएगा जी। और जो बाद में फिर बढ़ते MQM और बोरी बदलाशें और उसके बाद वो सारे वाकया तारीख का हिस्सा है जी। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ ताहिर साहब, आपने इस तारीखी दिन में बहुत तारीखी बातें की, बहुत सी बातें याद दिलाई। कराची का मेरा ख्याल था कि मैं जिक्र करता, लेकिन वो भी उन्होंने जिक्र कर दिया। और ईस्ट पाकिस्तान के लोग भूल गए कि वह किस तरह मादरे मिल्लत का इस्तकबाल हुआ था। और देखें, वो ये नहीं था कि बंदा वेस्ट पाकिस्तानी आजम खान डिक्टेटर का बंदा था, गया उसने काम किया, लोग उसके लिए वाह वाह करते थे। असर खान जब गया वाह वाह करते थे, लेकिन मादरे मिल्लत के लिए तो वो लोग उन्होंने माँ को देखो वाली बात जो है ना, अम्मा को देखो, वो किस्सा पैदा हो गया था और गैर मामूली तौर पर उनका वहां इस्तेमाल हुआ था। ये हमारी तारीख के वो बाब है जो कम से कम नई नस्ल भूलती जा रही है, इसलिए हमें उन्हें याद दिलाना बहुत सर, उन्होंने सारी जिंदगी शादी नहीं की, उनका एक मकसद था। उस मकसद के लिए अगर हम अपने सोसाइटी को देखें तो उसमें एक औरत का अकेले रहना किसी मर्द के सहारे के बगैर बहुत मुश्किल होता है और लोग बातें भी बड़ी करते हैं। उनका एक मकसद था। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक वो मकसद पूरा हुआ? उन्होंने ये पाकिस्तान की तहरीक में पूरा हिस्सा लिया, उसके बाद सारा काम किया। शादी वादी की बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करता। और उसके बाद उन्होंने एक आखिरी वक्त तक पाकिस्तान की मोहब्बत में सरचार रही और उन्होंने काम किया, अकेले जिंदगी गुजारी, लेकिन वो कौम की रहनुमाई करती रही। जी सर, अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि हुकूमत ने सितंबर में तालीमी इदारे खोलने का इंदिया दे दिया है। सजाद मीर साहब से इस पर राय लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।